डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के हिंदी अनिवार्य की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहले खंड कहानियाँ, कविताएं एवं व्याकरण की छठी इकाई अनुस्वार और अनुनासिक का अध्ययन करेंगे। इस इकाई का लेखन आपकी अध्ययन सामग्री के लिए डॉक्टर अनीता शुक्ला जी ने किया है, जो कि एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और इसका प्रस्तुतिकरण आज दृश्य श्रव्य माध्यम से मैं डॉक्टर अर्चना मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी कर रही हूँ। सबसे पहले हम जानें कि हम क्यों आपको अनुस्वार और अनुनासिक की यह इकाई पढ़ाने जा रहे हैं। हिंदी की ध्वनियों से आप परिचित होंगे, सभी होते हैं, लेकिन कई बार कुछ उसकी छोटी छोटी बारीकियां हैं जो कि एमए कर लेने के बाद या पीएचडी कर लेने के बाद भी अनसमझी रह जाती हैं। उस पर वो इतनी छोटी होती हैं कि उस पर विशिष्ट ध्यान दिया नहीं जाता, लेकिन वो बाद में अस्पष्ट रह जाती हैं। तो हमने सोचा कि हमारे हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, जो हिंदी अनिवार्य रूप से भी लेकर पढ़ रहे हैं, तो भी उनको ये बारीक अंतर, ये बारीक ध्वनियों की ये बारीकी पता होनी चाहिए। इसलिए हम अनुस्वार और अनुनासिक यह इकाई लेकर आए, जिसमें हमारा उद्देश्य अनुस्वार और अनुनासिक के स्वरूप को स्पष्ट करना है। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर या समानता क्या है उसको स्पष्ट करना है, और फिर अनुस्वार का उच्चारण किस प्रकार किया जाए और अनुस्वार और अनुनासिक को लिखा किस प्रकार जाए, इस पर हम इसको स्पष्ट करेंगे अपनी इस इकाई में। हम इस इकाई के पढ़ने के पहले हम ये समझते हैं कि आपको इन बातों का ज्ञान हो ही गया है। इसमें हिंदी वर्णों का ज्ञान है। स्वर और व्यंजन, दो प्रकार के वर्ण हिंदी वर्णमाला में हैं, आपको पता होगा। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर हैं। और क से लेकर ह तक, या हम उसमें 3 विशिष्ट संयुक्ताक्षरों को भी जोड़ लें तो ज्ञ तक, ये व्यंजन हैं। इनके उच्चारण स्थान मुख्य रूप से मुख है, और साथ में किन्हीं वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका भी है। ये भी आपको पता होगा। जब हम कोई भी वर्ण, कोई भी ध्वनि उच्चारित करते हैं तो हमारे अंदर से वायु उत्पन्न होती है, और वो मुख के रास्ते से कुछ घर्षण करती हुई, कहीं कहीं छूती हुई बाहर निकलती है, तब वो ध्वनि उत्पन्न होती है। अब ये वायु कहाँ घर्षण करती है, कहाँ दबाव डालती है और किस प्रकार मुख से निकलती है, इसके आधार पर उनका उच्चारण स्थान तय होता है। लगभग ये अभी जितना मैंने वर्णों का अ से लेकर स्वरों का उच्चारण किया, अ से लेकर ओ तक, या फिर व्यंजनों की बात की, ये सभी मुख्य रूप से मुख से उच्चारित होते हैं। लेकिन कुछ वर्ण हैं जिनमें से नासिका मुख के साथ साथ, जिसमें वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है। जैसे कि सभी वर्गों के पंचम वर्ण जो होते हैं, वर्गों की संकल्पना से भी आप परिचित होंगे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं, जिसमें क, ख,
ग घ ङ। ङ जो है, इस ङ के उच्चारण में ध्वनि कंठ से वायु घर्षण करती हुई निकलती है और उसके साथ साथ कुछ वायु नासिका से भी निकलती है, इसलिए उसमें एक अनुतान आ जाती है, एक झंकार आ जाती है। इसी तरह से च छ ज ज ञ, यहाँ भी नासिका से वायु निकल रही है मुख के साथ साथ। ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये 5 वर्ण, 5 वर्ग और उसके 5वें वर्ण, पंचम वर्ण जो है वो सभी में उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है। इसी तरह से जितने स्वर हैं वो सभी केवल मुख से उच्चारित किए जा सकते हैं या उसमें भी मुख के साथ साथ नासिका से भी वायु निकलती है, तब वो अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। तो अ अपने मूल रूप में अननुनासिक है और आ ये अनुनासिक है। तो स्वरों के जो भेद होते हैं वो अनुनासिक या अननुनासिक दोनों हो सकते हैं। लिखित रूप में इनको दर्शाने के लिए, अनुस्वार के लिए ऊपर एक बिंदी लगाई जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्वर का उच्चारण, स्वर का सहारा लिए बगैर हम नहीं दिखा सकते, इसलिए अ लिखा है। अनुस्वार केवल इसको कहते हैं, ये शिरोबिंदु, शिरोबिंदु या अनुस्वार, जो कि एक बिंदी के रूप में वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। और अनुनासिक को चंद्र बिंदु के रूप में, ये चंद्र बिंदु भी कहलाता है या अनुनासिक कहलाता है, ये अनुनासिक होता है। तो इस प्रकार जहाँ पर अनुस्वार है उसको दर्शाने के लिए हम वर्ण के ऊपर बिंदु लगाते हैं और जहाँ अनुनासिक है उसको दर्शाने के लिए हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक में दोनों के उच्चारण के लिए मुख के साथ साथ नासिका से भी वायु निकलती है। यही दोनों में बहुत बड़ा साम्य है और इसी कारण से इन दोनों के बीच में कई बार अंतर कर पाना मुश्किल होता है। जो हिंदी से काफ़ी पढ़ लिए लोग होते हैं उनको तब भी कि कौन सा वर्ण अनुनासिक है, कौन सा वर्ण अनुस्वार से युक्त है, बताना थोड़ा कठिन हो जाता है। विशेषकर अहिंदी भाषी क्षेत्रों के छात्रों के लिए यह विशेष मुश्किल पड़ता है। हिंदी भाषा भाषी छात्रों को या हिंदी भाषा भाषी लोगों के लिए ये एक सुविधा होती है कि बचपन से हिंदी भाषा बोलते बोलते संस्कार के रूप में वो विकसित हो जाता है। इसलिए अहिंदी भाषी क्षेत्रों के छात्रों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस बारीक अंतर को वो ध्यान से पढ़कर समझ लें। लेकिन अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर भी है, बहुत बड़ा अंतर है। अनुस्वार जो व्यंजन ध्वनियों के निकट है, वस्तुतः ये एक तरह की व्यंजन ध्वनि ही है। मैं आगे बताऊंगी कि पंचम वर्ण जो है, जहाँ पर मुख से वायु निकलने के साथ साथ नासिका से भी निकलती है, उनके ही स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग अधिक देखा जाता है। तो इस प्रकार वह अनुस्वार जो है किसी व्यंजन ध्वनि का स्थानापन्न रूप है, पंचम वर्ण के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जो अभी बात बताई मैंने। अनुनासिक ये स्वर ध्वनियों का एक प्रकार है। जब स्वर का हम भेद करते हैं, कई आधारों पर उसका भेद कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं, सबसे पहला जो भेद हम सीखते हैं वो ह्रस्व और दीर्घ का। ह्रस्व में कम समय लगता है उच्चारण में, दीर्घ में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। अ ह्रस्व ध्वनि है, आ दीर्घ ध्वनि है, ई ह्रस्व ध्वनि है, ई दीर्घ ध्वनि है। ये एक मात्रा यानी काल, उच्चारण काल की दृष्टि से ये एक भेद हुआ। इसी तरह से स्वर के अन्य भेद भी होते हैं। उनमें से एक भेद यह भी है कि उसमें वायु केवल मुख से निकलती है या नासिका और मुख दोनों से निकलती है।
और जैसा कि मैं पहले भी बताई कि मुख से केवल निकलेगी तब वह अननुनासिक स्वर होगा, और जब नासिका से भी निकलेगी तब वह अनुनासिक स्वर होगा। तो प्रत्येक स्वर अनुनासिक भी हो सकता है और अननुनासिक भी हो सकता है। सामान्यतया हम जिन स्वरों का प्रयोग करते हैं अपने विभिन्न शब्दों में वो अननुनासिक होते हैं, अ, आ इत्यादि अननुनासिक है, और जबकि जब इसमें थोड़ा सा नासिका से भी वायु निकलेगी, आ होगा, तो ये अनुनासिक हो जाएगा। अच्छा, अब अंतर क्यों ध्यान में रखना चाहिए? क्योंकि ये एक अनुनासिक का उच्चारण हम कर रहे हैं कि अनुनासिक का, हम अनुस्वार का उच्चारण कर रहे हैं अथवा अनुनासिक का उच्चारण कर रहे हैं, इसके आधार पर अर्थ भेद हो जाता है बहुत सारे शब्दों में, सब में नहीं लेकिन बहुत सारे शब्दों में। जैसे हंस और हंस, हंस यहाँ सामान्यतः अनुस्वार पंचम वर्ण के स्थान पर प्रयुक्त होता है, और हम उसे पंचम वर्ण माने हम उस शब्द को अनुस्वार लगा के भी लिख सकते हैं और पंचम वर्ण के साथ भी लिख सकते हैं बहुत सारे शब्दों को। लेकिन कुछ शब्द इस प्रकार के भी हैं जिसमें हम पंचम वर्ण नहीं लगाते लेकिन उच्चरित पंचम वर्ण, जैसे हंस, ये जब हम उच्चरित करते हैं तो न ध्वनि आती, स्पष्ट रूप से न ध्वनि आती। यद्यपि हंस कभी भी इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा, हंस हमेशा अनुस्वार के साथ इस प्रकार ही लिखा जाएगा। ये गलत है, ये सही है। तो लेकिन यहाँ पर ध्वनि पंचम वर्ण की, न की आ रही है, ये अनुस्वार हुआ हंस। ये एक जलचर पक्षी, आप जानते हैं हंस पक्षी है। और जब हम कहते हैं हंस, इसमें भी देखिए ह का उच्चारण करते समय उसमें जो लगा हुआ अ है उसका उच्चारण करते हुए थोड़ी नासिका से भी वायु निकल रही है और उच्चरित हो रहा है हंस। अब इसको हम हंस कभी इस तरह से लिख ही नहीं सकते, न ये ध्वनि आ रही है, ये अनुनासिक है। इस अनुस्वार वाले जो शब्द हैं उनको हम फैला करके लिखें, उनकी ध्वनियों को अलग अलग करके लिखें तो उसमें अनुस्वार की जगह कोई पंचम वर्ण आ जाएगा। लेकिन जब हम अनुनासिक करते हैं तो अनुनासिक अलग से नहीं आएगा, वो स्वर ही होगा। यहाँ इसको हम अलग अलग लिखें तो हम होगा ह अ, लेकिन अब ये अ जो है वो अनुनासिक अ है, सामान्य अ न होकर के वो अनुनासिक अ है। फिर आएगा स और फिर आएगा पुनः अ, ये अननुनासिक अ है। तो यहाँ पर ये अनुनासिक अ है, यहाँ पर ये अननुनासिक अ है। इसको हम अलग से नहीं लिख सकते, इसको हमने जब किया तो हम न के द्वारा इसको दिखा सके, अनुस्वार को हम न के द्वारा दिखा सके, अनुनासिक को हम नहीं दिखा सकते, किसी उसके लिए यही चिन्ह है और कोई दूसरा नहीं है। तो इस तरह से हंस ये अनुनासिक अनुस्वार में अनुस्वार किसी एक व्यंजन ध्वनि का पंचम वर्ण का द्योतक होता है, जबकि अनुनासिक जो है वो स्वर का एक प्रकार होता है। यही दो बहुत बड़ा अंतर है। इसी तरह से स्वांग, स्वांग और स्वांग। स्वांग, जब स्वांग कहते हैं तो स्वांग में ङ ध्वनि आ रही है, आपको मालूम होगा। स्वांग इस शब्द को अगर हम अलग अलग करके लिखें तो ये है स, व, आ, ङ, सॉरी आ इसके बाद आएगा। स्वांग को हम अलग कर रहे हैं, स, व, ङ, आ, ग,
ये सभी ध्वनियों को अलग करे किया तो यहाँ पर ये पंचम वर्ण, प्रथम वर्ग क वर्ग का पंचम वर्ण यहाँ पर आया, जोड़ करके ये स्वांग बनेगा। जब स्वांग कहते हैं तो इसको अलग करने में वह में लगा हुआ जो आ है वो अनुनासिक है। वो अनुनासिक है, स्वांग और स्वांग। अब इसको अगर हम इसको भी स्वांग की तरह पढ़ें तो यही शब्द लगेगा। इसलिए उच्चारित करते हुए भी यदि अनुस्वार है तो उसका उच्चारण दूसरी तरह से होगा। उसके उच्चारण में पंचम वर्ण की ध्वनि आनी चाहिए, स्वांग स्वांग। और जो अनुनासिक है उसमें कोई अलग ध्वनि नहीं पता होगी, बस वो जो स्वर है वो नासिका से भी उच्चारित होना चाहिए, स्वांग 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 स्वांग। बहुत ही बारीक अंतर है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। उच्चारण सुनने में भी आपको एक जैसा ही लगेगा, ये दोनों शब्द एक जैसे ही लगेंगे, फिर भी उसका उच्चारण होगा स्वांग। और जब हम लिखित रूप से इसको अलग अलग करेंगे तो उसमें पंचम वर्ण आएगा, और जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो इसमें स्वांग, इसमें पंचम वर्ण की ध्वनि नहीं आएगी, केवल आ, व में लगा हुआ आ अनुनासिक हो जाएगा। और उसका हम जब उसको फैला करके लिखेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे तो इस प्रकार स्वर को अनुनासिक लिखना होगा। तो यही दोनों में खास अंतर है, और ये शब्दों में अर्थ का भेद कर देता है। इसलिए अनुस्वार और अनुनासिक का ध्यान निश्चित रूप से रखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो संस्कृत मूल के जो शब्द हैं, य से ह वर्ण जिसमें आता हो, उसके पहले यदि पंचम वर्ण की ध्वनि है तो वो अनुस्वार के रूप में ही लिखी जाती है, उसको पंचम वर्ण के साथ नहीं लिखते। जैसे संयोग, संरक्षण, संलग्न, संवाद, अंश, कंस, सिंह इत्यादि। ये इस तरह के तमाम शब्द आप प्रयोग करते होंगे। अब आप जो भी पढ़िएगा उसमें से ये आप निकाल करके लिखिएगा कि कितने हैं वर्ण हैं जो कि आप अनुस्वार के साथ प्रयुक्त करते हैं। आप अपनी एक लंबी अच्छी सूची बना सकते हैं, अभ्यास भी होगा और आप अनुस्वार की परिकल्पना को और अधिक अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ये आपकी एक्टिविटी हो सकती है, एक पठश्चर्या हो सकती है कि जिसमें आप अपने जो कुछ भी आप पढ़े, जो भी हिंदी का आप लेख इत्यादि पढ़ते हैं, अपना पाठ पढ़ते हैं, उसमें से उन शब्दों की सूची बनाएं जिसमें कि अनुस्वार का प्रयोग है। इसके अलावा संयुक्ताक्षरों में जब पंचम वर्ण स्पष्ट रूप से पंचम वर्ण है, संस्कृत मूल में पंचम वर्ण के साथ लिखा जाता है, तो और उसके बाद सवर्गीय वर्ण होता है। सवर्गीय माने क वर्ग न है तो उस क वर्ग का ही दूसरा कोई वर्ण होना चाहिए, ञ है तो उसके साथ च वर्ग का ही कोई दूसरा शब्द वर्ण होना चाहिए। तो हिंदी में वो पंचम वर्ण न लिख करके उसके जगह अनुस्वार लिखा जाता है। संस्कृत में पंकज जो है संस्कृत मूल का शब्द है, और ये पंकज संस्कृत में न के साथ लिखा जाएगा। संस्कृत में इस प्रकार से लिखा जाएगा या इस प्रकार से लिखा जाएगा। लेकिन अब हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। अब पंकज इसी प्रकार लिखा जाता है। इसी प्रकार गंगा, गंगा भी न के साथ है, इस प्रकार लिखा जाता है संस्कृत में। चंचल, संस्कृत में इस प्रकार लिखा जाएगा। कंजूस, कंठ, कंठ अभी भी कुछ पुरानी पुस्तकों में इस प्रकार लिखा जाता है, लेकिन
केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार की ओर से जो मानक जारी किए गए हैं हिंदी वर्तनी का, हिंदी लेखन का, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पंचम वर्ण का प्रयोग ना हो और अनुस्वार ही लिखा जाए। संत संस्कृत में इस प्रकार लिखा जाएगा, संध्या। अब आप देखें कि ये शब्द जो लिखे गए हैं इसमें ङ है तो उसके बाद क उसी वर्ग का वर्ण है, ङ यहाँ पे भी उसी वर्ग का ग है, ञ है तो उसी वर्ग का पीछे वर्ण है च, यहाँ पे भी ञ है तो उसी वर्ग का वर्ण है ज, यहाँ ण है तो उसी वर्ग का वर्ण है ठ, न है तो उसी वर्ग का वर्ण है त, और न है यहाँ पे भी उसी वर्ग का है। तो इसी प्रकार से जो उसी पंचम वर्ण का प्रयोग हो और संयुक्ताक्षर के रूप में, और उस बाद वाला जो वर्ण है वो उसी वर्ग का हो, तो संयुक्ताक्षर में उसमें पंचम वर्ण को अलग से न लिख करके अनुस्वार के रूप में ही लिखा जाता है। तो ये आज आधुनिक हिंदी के अनुसार ये सही वर्तनी होगी और ये अब हिंदी में मान्य नहीं रखा है। यद्यपि इसको गलत नहीं, क्योंकि हिंदी संस्कृत से ही निकली हुई है और संस्कृत को ही संस्कृत मानक मानी जाती है, तो इसलिए ऐसा अगर हिंदी में कोई लिखता है तो उसको गलत नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आधुनिक हिंदी की जो वर्तनी है, जो तरीका अभी मान लिया गया है, स्वीकार्य है सबको, वो इस प्रकार लिखना है। और ये देखिए ये सारा अनुस्वार है और अनुस्वार पंचम वर्ण के स्थान पर आया है। अंत में भी जहां पर म आता है संस्कृत के मूल शब्दों में, वहां पर भी हिंदी में अनुस्वार लगाया जाता है। संस्कृत में लिखा जाएगा अहम, हिंदी में लिखा जाएगा अनुस्वार के साथ। एवं संस्कृत में लिखा जाएगा इस प्रकार म के साथ, हलंत म के साथ, हिंदी में अनुस्वार के साथ। इसी प्रकार परम या और शिवम। ये सारे शब्द म जहाँ पे संस्कृत मूल के तत्सम शब्दों में जहाँ म अंत में आता है हलंत के साथ, तो उसको न लिख करके अनुस्वार के साथ करते हैं, उच्चरित करते हैं। अहम, एवं, परम, शिवम, म की ध्वनि, पंचम वर्ण की ध्वनि स्पष्ट रूप से आती है। तो अब आपने समझ लिया होगा कि अनुस्वार जो है वो मुख्य रूप से पंचम वर्ण के स्थान पर प्रयुक्त होता है। अब अनुनासिका चंद्र बिंदु कहाँ लगेगा? जहां पर स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ नाक से भी हवा निकले, जो मैं आरंभ से बता रही हूँ। माँ, माँ, माँ शब्द माँ ही है, आप इसको उसमें और कोई ध्वनि, व्यंजन ध्वनि कोई नहीं आ रही है, माँ ही है। और उसमें लगा हुआ जो आ है वो उसके उच्चारण में नासिका से भी वायु निकल रही है, वो अनुनासिक स्वर है। इस तरह से ये माँ शब्द का उच्चारण, हूँ, कहाँ, यहाँ, जहाँ, वहाँ, ये सारे अनुनासिक हैं। आप इसको जब उच्चरित करें तो ध्यान रखें कि आपके उच्चारण में मुख के साथ नासिका से भी वायु निकलनी चाहिए। हंसना, आंगन, संवारना, ये सारे वर्ण जो हैं इसमें आप इनको अलग अलग करेंगे तो आप कोई दूसरी व्यंजन ध्वनि नहीं पाएंगे। स्वर ही अनुनासिक हो गया है, स्वर के ही उच्चारण में मुख और नासिका दोनों से वायु निकल रही है। आप ऐसे शब्दों की भी एक सूची अपने पढ़ते हुए बना सकते हैं और आपके पास अनुस्वार से युक्त शब्दों की और अनुनासिक वाले शब्दों की एक अच्छी सूची बन सकती है। जो बहुवचन की क्रियाएं होती हैं उनमें जो अंतिम वर्ण होता है वो अनुनासिक हो जाता है, अंतिम स्वर। वे सब आएं, आप लोग जाएं, साथ में झोले लाएं, ये सब अनुनासिक स्वर हैं। बच्चे खेल रहे हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो अनुस्वार लगा है, यहाँ पर क्यों नहीं अनुनासिक का चिन्ह इस प्रकार है?
तो वस्तुतः अपने मूल रूप में जब ये बना था तो ये ऐसे ही लिखा जाता था। जब तक हस्तलिखित पोथियां थीं तब तक ये ऐसे ही अनुनासिक के चिन्ह के साथ, चंद्र बिंदु के साथ ही लिखा जाता था। लेकिन बाद में जब टाइपोग्राफी आई, पहले टाइपराइटर में और उसके बाद कंप्यूटर में, खैर कंप्यूटर में ज़्यादा सुविधा है, जब पहले टाइपोग्राफी आई थी, टाइप आया था, और टाइप में ये ऊपर वाली मात्रा के साथ में ये लगाना बहुत मुश्किल काम था, संभव ही नहीं हो पा रहा था। और दूसरा ये था कि वो आपस में मिल करके घिचपिच हो जाता था, क्या है स्पष्ट रूप से समझ में ही नहीं आता था। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए ये एक टाइपोग्राफी के कारण ये एक हल निकाला गया कि जहाँ पर मात्राएं ऊपर आती हैं वहाँ पर अनुस्वार की अनुनासिक के चिन्ह की जगह केवल बिंदु का, चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन है ये अनुनासिक ही, आप उच्चरित करके देख लीजिए, हैं, इसमें कोई आप दूसरी ध्वनि नहीं पाएंगे, दूसरा कोई व्यंजन नहीं आ रहा, पंचम वर्ण कोई नहीं आ रहा है, लेकिन ये नासिका से भी वायु निकलने के कारण इस प्रकार का है। तो इस तरह से ये वस्तुतः ये सारे जो है में भी ये भी अनुनासिक है, में भी अपने मूल रूप में इसी प्रकार लिखा जाता था। आप पुरानी आपको हस्तलिखित पोथियां देखने का अवसर मिले तो आप पाएंगे कि इस प्रकार का में लिखा हुआ है। लेकिन टाइपोग्राफी में ये तकलीफ होने के कारण कि ऊपर जहाँ पर मात्राएं हैं वहाँ पर चंद्र बिंदु लगाना संभव नहीं है, स्थान बहुत कम पड़ता है, तो ये निर्णय लिया गया कि नहीं, वहाँ पे केवल बिंदु का इस्तेमाल किया जाता है। और में इत्यादि इसमें कोई अनुस्वार है कि अनुनासिक है, ये बहुत सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, कोई किसी प्रकार का संदेह का स्थान नहीं है, इसलिए यहाँ पर चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का उपयोग मान्य माना गया। मैं में भी इसी प्रकार है, मैं भी चंद्र बिंदु के साथ मूलतः है और नहीं भी चंद्र बिंदु के साथ मूलतः है, लेकिन ऊपर मात्रा होने के कारण यहाँ इन सभी स्थानों पर चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग किया जा रहा है। आप ये पुस्तक देखें, देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी मानकीकरण, इसके माध्यम से आपको हिंदी में सभी प्रकार की जो संदेहास्पद स्थल हैं वो स्पष्ट होंगे। अनुस्वार और अनुनासिक भी कहाँ उपयोग होना चाहिए, कहाँ नहीं उपयोग होना चाहिए, स्पष्ट रूप से इसमें दिया है। ये आप निःशुल्क मंगा सकते हैं और उसका पता है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पश्चिमी खंड 7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली 110066। ये पता है। इस पते पर अगर आप पत्र लिखेंगे तो वो निःशुल्क आपके घर पर ये पुस्तक भेज देंगे। उसके अलावा आप इस वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन भी इस पुस्तक को देख सकते हैं। यह पुस्तक है, इस पुस्तक को आप निश्चित रूप से अपने साथ रखें और ये हिंदी किस प्रकार लिखनी चाहिए और अक्षरों का स्वरूप किस प्रकार होना चाहिए, ये बहुत अच्छे ढंग से ये पुस्तक बताती है। तो आप निश्चित रूप से, चूँकि निःशुल्क है तो इसलिए आप सभी आसानी से इसको मंगवा सकते हैं। तो या तो डाउनलोड करके वेबसाइट विजिट करके और डाउनलोड कर सकते हैं, वो आप रख सकते हैं। आपके पास लैपटॉप है और या डेस्कटॉप है, आपके पास कंप्यूटर की सुविधा है तो, अथवा आप पत्र लिखकर इसकी हार्ड कॉपी भी अपने घर पर निःशुल्क मंगवा सकते हैं। तो अवश्य ये पुस्तक लें, इसका लाभ उठाएं और अब जब आप हिंदी पढ़ें तो अनुस्वार और अनुनासिक का ध्यान रखते हुए पढ़ें और जहाँ पर अनुस्वार की आवश्यकता है वहाँ अनुस्वार लगाएं, जहाँ अनुनासिक की आवश्यकता है वहाँ अनुनासिक का प्रयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार। स्वाध्यायः परः।